आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन मोटा आता है। जीवन का उद्भव, ये अपने में आज भी स्टडी किया जाता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, कब जीवन का उद्भव हुआ? क्योंकि जब उद्भव हुआ तब मनुष्य तो नहीं था। तो फिर तो हम कुछ डेटा, फॉसिल, रॉक्स इसी को देखकर पता चल करेंगे। लोगों ने माना कि यूनिवर्स का ही जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड, जो अब तक एक डेटा लोग मान रहे हैं, वो मान रहे हैं 14 बिलियन ईयर्स अगो। 14 अरब खरब साल जो भी है, ये इतना पुराना है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और यह जो है डेटा, वो किस थ्योरी के अंदर दिया गया? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। और इसी थ्योरी को क्लैरिफाई करने के लिए आज से लगभग 15 साल पहले हाइड्रोन कोलाइडर नाम का एक बड़ा सा प्रोजेक्ट चला था, जिसमें हिग्स बोसोन पार्टिकल निकला था, कुछ भी हो। ठीक है। ये जो बिग बैंग थ्योरी और कहता है, एवरी एलिमेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहां से? हाइड्रोजन। सब एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से ओरिजिनेट। हाइड्रोजन ही प्रिंसिपल एलिमेंट है। जैसे सूरज है, जितने तारे हैं सब हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से हीलियम में बदल रहा है, और ये जो फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसके कारण सूरज की रोशनी और ताप हमें मिलता है। फिर कॉन्सेप्ट हुआ कि हमारी जो गैलेक्सी है, इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। आवर गैलेक्सी, ठीक है ना। मिल्की वे गैलेक्सी इसको कहते हैं, दुधिया दिखता है। ठीक है ना। इस गैलेक्सी के बारे में बोला कि ये लगभग 10 बिलियन ईयर्स अगो इसका ओरिजिन हुआ। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसमें हम लोग, आवर सोलर सिस्टम, यह सोलर सिस्टम लगभग 4.5 बिलियन ईयर अगो जो है वो, ये सब अबाउट में, ऑल डेटा इन अबाउट 10 बिलियन, एग्जैक्ट कोई नहीं बोल सकता। तो ब्रह्मांड का उत्पत्ति, हमारे गैलेक्सी की उत्पत्ति और हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति सब कहा गया। ठीक है ना। और हमारा सोलर सिस्टम का जो मुखिया है, द सन, सूरज देवता, छठ भी सूरज देवता के लिए जाना जाता है। तो सन जो हमारा बना है, सन एंड स्टार्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग सुपरनोवा। ड्यूरिंग सुपरनोवा, यह सब बहुत बड़ा विस्फोट है। जो लोग गैलेक्सी, सूरज, मतलब सैटेलाइट, इस सब पर काम करते हैं, वो सब देखते होंगे कि कभी कभी न्यूज छपता है कि सूरज में एक बहुत बड़ा विस्फोट देखा गया है, और उस विस्फोट के कारण धरती का चुंबकीय शक्ति पर कुछ असर पड़ सकता है। पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो क्लियर नहीं है, बट पड़ सकता है। इस तरह के विस्फोट का एक बहुत बड़ा था कि गैलेक्सी में जब सुपरनोवा हुआ तो सूरज और तारे बने। जो ओल्डेस्ट रॉक हमारा अर्थ, धरती का, ये जो ओरिजिन ऑफ अर्थ, बहुत सारा इसका कॉन्सेप्ट, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अगर धरती का बारे में, तो फ्रॉम द सन, पहले तो है कि सूरज से इसका जन्म। ठीक है भाई। और जो एज है, वो हमने कहा कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो है, क्योंकि ओल्डेस्ट रॉक इतना ही पुराना अब तक मिला है। अगर इससे कुछ पुराना मिल जाएगा तो निश्चित रूप से धरती की उम्र जो है वो और भी घट जाएगी। धरती जब बना
तो लोग मानते हैं कि गैस के रूप में बना, फिर उससे वेपर बना, फिर लिक्विड बना। तो आज जो हम अपने धरती पर देखते हैं सबसे ज्यादा पानी है वो हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। तो कहते हैं कि जितना भी धरती पर हाइड्रोजन है, मोस्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑन द अर्थ, धरती का वो बड़ा हाइड्रोजन का हिस्सा इज इन लिक्विड फॉर्म, द लिक्विड फॉर्म। और उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाटर, जल। और इस वाटर का दो स्रोत है, एक मेराइन और एक फ्रेश। एक हो गया समुद्र और एक हो गया मीठा पानी। तो शुरू में तो पानी का जो फॉर्म था वो तो जब अर्ली स्टेज में क्या था? अर्ली स्टेज में पानी भी क्या था? वेपर था। वाटर जो था वो वैसे वाटर पर लिखना था, वैसे H2O लिखते हैं। H2O क्या था? गैस के फॉर्म में था। लेकिन जैसे जैसे धरती ठंडा होने लगा, कूलिंग होने लगा, ये वाटर लिक्विड के रूप में चेंज हो गया। और कूल हुआ तो वाटर सॉलिड के रूप में, मतलब बर्फ के रूप में चेंज हुआ। आज धरती पर क्या है? तीनों रूप में मिलता है पानी। जो हम लोग हवा में देखते हैं ह्यूमिडिटी, वो गैसियस फॉर्म में वाटर है। और जो पानी देख रहे हैं वो तो पानी ही देख रहे हैं, वो तो लिक्विड फॉर्म में है। और जितने पहाड़ या पोल एरिया में बर्फ देखते हैं, ग्लेशियर है, जो भी है, वो सभी सॉलिड फॉर्म में वाटर है। तो कहा जाता है कि लाखों साल तक बारिश हुई। तो धरती का उद्भव एक अलग टॉपिक है, वो तो जियोलॉजी में लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहां तक बनता है। लाइफ ऑन द अर्थ की जब बात होती है, लाइफ का मतलब हो गया अ लिविंग सिस्टम। एक लिविंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं लाइफ। यह एक ओपन सिस्टम होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? इसमें कैपेसिटी होता है, ये फ्री एनर्जी से बॉन्ड एनर्जी में बदल जाए और बॉन्ड एनर्जी से फ्री एनर्जी में, एंजाइम्स के मदद से, ठीक है ना। मतलब ये खुद से फ्री एनर्जी से बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी से फ्री एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लिविंग सिस्टम या लिविंग थिंग, अ लिविंग बीइंग। तो कोई भी चीज जीवित है तो वो तभी जीवित है जब वह खुद से फ्री एनर्जी से बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी से फ्री एनर्जी, जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़कर क्या बना दिया? ग्लूकोज, H12O6। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने के बाद यहाँ पर सनलाइट की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। रिएक्शंस आए, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, एंजाइम्स आए, और फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बन गया? बॉन्ड एनर्जी, ग्लूकोज। हम सब लोग इसी से बने। तो यह एक लिविंग सिस्टम होता है। किसी भी लिविंग सिस्टम के लिए जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स जो लिविंग सिस्टम को बनाते हैं, वी ऑल नो इट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये प्रिंसिपल एलिमेंट है। फिर जो ऑर्गेनिक कंटेंट्स में क्या क्या कंटेंट्स है? कई प्रकार का कंटेंट है। जैसे माइक्रो, तो माइक्रो में क्या होता है? अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, फैटी अल्कोहल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। फिर आपको मोनोसेक्राइड्स हो गए। ये सभी क्या हो गए? सब माइक्रो लेवल में हो गया। और मैक्रो लेवल में क्या हो गया? प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गया,
डीएनए आरएनए हो गए, है ना, पॉलीसेकेराइड हो गया। मतलब कि ये सब चीज जो है ना वो ऑर्गेनिक कंटेंट है। तो हम जीवन की बात करेंगे तो जीवन किन चीजों से बना है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इन्हीं चीजों से जीवन बना है, और ये जीवन कैसे बना है इसको भी देखना है भाई कि कैसी ये सभी चीजें बन गई। ठीक है, क्योंकि एक सेल को अगर हम एक जीवन मानते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। अगर सेल जो है वो किसी भी लिविंग सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, तो सेल तो इन्हीं सब चीजों से बना हुआ है। इसका मतलब कहीं भी अगर जीवन की बात होगी तो निश्चित रूप से इन्हीं सब बिंदुओं पर बात की जाएगी, दूसरा कोई बिंदु चर्चा में नहीं आए। तो बेसेरा इटल, ये बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक दिया अप्रोक्स अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन ऑफ द इवेंट्स ऑन द अर्थ, कि धरती पर कब कब क्या हुआ, कब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, कैसे चीजें बढ़ी, इसको उन्होंने एक टाइमलाइन बनाया। हमें भी देखना चाहिए भाई, टाइमलाइन तो मदद करने वाला चीज होता है। तो एक ये टाइमलाइन हो गया, एक ये टाइमलाइन हो गया, एक ये टाइमलाइन हो गया, आगे भी बढ़ेगा लेकिन अभी जो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए ये हो गया 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब बिलियन ईयर्स अगो नहीं बोलेंगे, जब तक मिलियन नहीं आएगा बिलियन लिखाते रहे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, धरती का उद्भव माना गया, वो ओल्डेस्ट रॉक है। उसके बाद 4.2 बिलियन ईयर्स अगो, इतने पुराने काल में जो जल का जो तंत्र है, मतलब स्टेबल हाइड्रोस्फीयर समझिए, मतलब भरपूर पानी की व्यवस्था। और 4.1 बिलियन से होगा, हम लोग तो मान लो कि लगेगा अच्छा 0.1, लेकिन वाह वाह कितना साल होगा, अरबों साल हो गया। वो था प्री बायोटिक पीरियड। प्री बायोटिक पीरियड, तो उसको बोलते हैं प्री बायोटिक केमिस्ट्री। अब समझिए कैसे धरती धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है तो ठंडा होने में ही करोड़ों साल लग गए। हम लोग की उम्र जो है वो 70-80 और करोड़ों साल की बात हो रही। कैसे स्टेबल हाइड्रोस्फीयर बन गया, प्रीबायोटिक केमिस्ट्री, मतलब जीवन बनने से पूर्व की सारी चीजें वो होनी शुरू हो गई। फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि लगभग 4 बिलियन ईयर्स एगो में ओरिजिन ऑफ लाइफ शुरू हुआ, और ये जो हुआ लगभग लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो तक होता रहा। ऐसे एक साथ होता, एक पॉइंट तो लिखना मुश्किल है, इसको लोगों ने कहा कि यहाँ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति यहाँ पर हुई। और कहा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में कोई एक घटना नहीं है, बल्कि यहाँ एक समूह में घटना है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे डिटेल करते हैं तो उसमें क्या क्या दिख रहा है। प्री आरएनए वर्ल्ड, मतलब एक ऐसा वर्ल्ड था जहां पर प्री आरएनए फॉर्म था, प्री आरएनए वर्ल्ड, धरती, ठीक है ना। यहाँ ये रेप्लिकेटिंग पॉलीमर था, मतलब ये अपनी संख्या बढ़ाता। हम जानते भी हैं कि डीएनए से पहले क्या था, आरएनए था। सेकंड में लोगों ने कहा कि ये जो जब खूब सारा संख्या बढ़ाया तो आरएनए वर्ल्ड हो गया, मतलब वैसे बैक्टीरिया वायरस आए जो आरएनए वाले थे, प्लांट वायरस टाइप के, इनका जेनेटिक मटेरियल यही था। फिर आगे जब क्रम बढ़ा इसका तो बना आरएनए प्रोटीन वर्ल्ड। अब जैसे जैसे, कैसे हम लोग कहते हैं कि एक बैचलर जो होता है वह कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ने जाता है, एक रूम में दो दो तीन तीन लोग रह जाते हैं। लेकिन जब मान लो कि थोड़ा कोचिंग वोचिंग भी करने लगा, सपोज कुछ पैसे आ गए, तो बोला कि नहीं अब थोड़ा हम अकेले रहेंगे बट एक रूम का ले।
जब शादी हो जाएगी तो 1 BHK ले लेगा, और उसके बाद बच्चे हो जाएंगे तो 2 BHK में आ जाएगा। परिवार में और भी लोग बढ़ जाएंगे 3 BHK, और धीरे धीरे लालच बढ़ेगा तो बहुत सारे BHK। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है, वैसे वैसे चीजों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब देखिए RNA और प्रोटीन का हो रहा है, RNA से प्रोटीन बन रहा है, और फिर जब ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ये सब इसी कालखंड में हो रहा है। तो DNA RNA प्रोटीन का आज का जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? यही है कि DNA से RNA बना, RNA से प्रोटीन बना। अभी का तक जो वर्ल्ड है यही चल रहा है। इस तरह से ओरिजिन ऑफ लाइफ देखा गया, ठीक है। और अब उसके उपरांत आगे हम लोग ये 3.5 बिलियन से लेकर 3.4 बिलियन ईयर्स, ये 1 बिलियन ईयर जो है ना, ये भी बहुत करामाती ईयर है। यहां पर भी कुछ चीजों को रखते हैं, जैसे सरफेस रिड्यूसर, सरफेस रिड्यूसर्स जो धरती पर जो मिट्टी थी उसको रिड्यूस कर रहे थे। एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफ्स, मतलब ऐसे लाइट से फूड बनाने वाले बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन नहीं यूज कर रहे थे, लाइक जैसे सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये लोग क्या यूज कर रहे थे? H2S, बाद में H2O यूज करने लगा, H2S, तो ऐसे आ गए। फिर इसमें आया बैक्टीरिया का ही एक कैटेगरी, मिथेनोजेंस, वैसे बैक्टीरिया जो मीथेन जनरेटिंग थे, सब हो गया। अब यहीं पर एक बड़ा सा यू टर्न आया। क्या यू टर्न आया? जो चौथा पॉइंट में हम बढ़ रहे हैं वहां पर, वो आया ओरिजिन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब तक जो भी केस था, पानी तो है ही यहाँ पर, पानी तो लिख ही दिया गया है, तो फ्री ऑक्सीजन नहीं था, नो फ्री ऑक्सीजन, नो फ्री ऑक्सीजन नहीं था, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन था वो किस रूप में था? पानी के रूप में, फ्री नहीं था। अभी तक क्या था? एकदम कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं है, जो भी ऑक्सीजन वो पानी में है। अब जब ब्लू ग्रीन एल्गी आया, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ये H2S का यूज नहीं करना चाह रहा था, ये यूज करने लगा वाटर। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ये वाटर को यूज करना शुरू, और इसका रिजल्ट क्या हो गया कि वाटर से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन चला गया ग्लूकोज बनाने, और ऑक्सीजन जो है वो फ्री हो गया, मुक्त हो गया। अब रिजल्ट हुआ कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बढ़ने लगे। अब सोचो कि आज हम बोले कि ऑक्सीजन जो है वो प्राण वायु है, सही है, क्योंकि आज एरोबिक एनवायरमेंट है। उस वक्त क्या था? ऑक्सीजन टॉक्सिन था, ठीक है ना। उस वक्त, उस काल में जो एनवायरमेंट था वो क्या था? एनवायरमेंट रेड्यूसिंग था, करेक्ट। हम हिंदी में लिख देते हैं था। और जब ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो गई। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का मतलब क्या हो गया कि एनवायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो मान लो, तो ये तो जहर का काम किया उस वक्त जितने भी एनारोब्स थे, जो पूर्ण रूप से मतलब जिनके लिए ऑक्सीजन जहर के समान था, वो सब एनारोब्स मर गए, उनका फॉसिल भी नहीं मिल रहा है। तो जो जो एविडेंस है उस एविडेंस पर ने काम कर रहा है। और उसके बाद की तो कहानी हम सब लोग जानते हैं। 2.8 बिलियन ईयर्स अगो ऑनवर्ड, ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट, ठीक है ना। जो अब तक, यदि हम इसी कहानी को बढ़ाएं तो क्या बोलेंगे? अब तक तो ऑक्सीजन रिच ही है। अब आगे भगवान जाने आगे क्या परिवर्तन होगा, क्या क्लाइमेट में
चीजें होंगी जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन के अलावा कुछ और भी आ जाएगा नहीं। इसलिए इवोल्यूशन पढ़ने वाले हमेशा जानते हैं कि धरती जो है उस पर कुछ भी सर्टेन नहीं है, सब एक मतलब क्या बोले, एक प्रतिक्रिया के आगे बढ़ रहा है और उसके कारण चीजें बदल रही। और जब ये जानते हैं लोग तो फिर स्टडी करने में आसानी। अब हम लोग मिलर्स पोस्टुलेट देख रहे हैं, यूरे एंड मिलर कॉन्सेप्ट सब लोग पढ़े होंगे इवोल्यूशन में। यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने कल्पना करके एक ऐसा लैब तैयार किया जो माना कि आज से धरती के उस कालखंड में है जब जीवन नहीं था, ठीक है ना। तो उन्होंने एबायोटिक मॉलिक्यूल्स को लिया, ठीक है, और इससे इन्होंने क्या बनाया, सिंपल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। कैसे कहते हैं कि चंद्रमा पर पानी मिला, मार्स पर पानी मिला कि नहीं मिला, जुपिटर पर, अरे पानी मिलने का मतलब क्या है कि पानी अगर है इसका मतलब कि वहां जीवन हो सकता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ए बायोटिक मॉलिक्यूल्स से सिंपल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स बनाना, ये उन्होंने अपने लैब में किया। आप लोग उसका नेट पर फोटोग्राफ्स दे सकते। तो क्या क्या मटेरियल यूज किया, मटेरियल्स, इससे भी प्रश्न पूछता है, यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज किया गया। सबसे पहले यूज किया गया मीथेन, उसके साथ अमोनिया, उसके साथ हाइड्रोजन गैस और उसके साथ वाटर। ये चार ही तत्व मिलाए गए। कहीं भी अगर कोई बोले दूसरा का नाम, बिल्कुल, जैसे कोई लोग कभी कभी लोग कन्फ्यूजन बोलते कार्बन डाइऑक्साइड, अरे नहीं रे बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेने की परंपरा फोटोसिंथेसिस में शुरू। ये सभी जो है इसके रॉ मटेरियल्स है। ये चार नाम दिमाग में रखना है। यूरे मिलर ने इसको यूज किया और यूज करने के बाद क्या किया, तो पूरा मशीन सेट किए हुए थे, टेस्ट ट्यूब फेस्ट ट्यूब। उस वक्त बिजली कड़का होगा, बादल से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, आज भी होता है। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, क्या हो गया, प्रोडक्ट्स बने, ठीक है ना। उस कंडीशन को बनाकर उन्होंने लैब में जो प्रोडक्ट्स बने वो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स थे। जैसे अमीनो एसिड्स बन गए, गजब हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड बन गया, एंड HCHO दैट इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, ये बन गया। ये जो अमाइनो एसिड्स बना, इसको देखते ही यूरे मिलर कूद गए लैब में, बोले कि अरे बाबा ये क्या है, ये तो स्ट्रॉन्ग बायोमॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड, एकदम मतलब हिल गए। उन्होंने फिर फर्दर रिएक्शंस जारी रखा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमको और जो है समुद्र मंथन करने दो। और भी जब उन्होंने रिएक्शंस को आगे बढ़ाया, फिर प्रोडक्ट्स मिला। और आपको जान के आश्चर्य देख रहे हो, अब प्रोडक्ट्स में क्या मिल रहे थे, सुगर्स, अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन्स मिलने लगे, सोचो, पैरामिडिन्स मिलने लगे। प्यूरिन्स का मतलब क्या, एडेनिन ग्वानिन। पैरामिडिन्स का मतलब क्या, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ये सब मिलने लगे। थायमिन तो बाद में मिला, ये सब मिलने लगे। एकदम मतलब हिल गया, लोग बोला कि वाह रे बाबा, ऐसा होता है। जैसे ही इनका पेपर पब्लिश हुआ, पूरे दुनिया भर में इनके एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया और हर जगह इसी प्रकार के जो मटेरियल है वो मिलना शुरू हुआ। और जब यह मटेरियल मिलना शुरू हुआ तो नहीं होता है कि साइंस जगत में करी तो बहुत बड़ी बात हो गई कि ये सब चीजें मिलना शुरू हो गया है। तो जीवन को बनाने वाले जो पदार्थ थे वो पदार्थ मिलना शुरू हो गए। और कहाँ से मिलना शुरू हो गए, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो था नहीं ऐसा, तो ये सब रहा होगा, तो ये सब रहा होगा, उसको लेकर काम किया
काम का बहुत उत्साही रिजल्ट आया, और उत्साही रिजल्ट आने से उन लोगों ने उसको टेकअप किया कि हाँ भाई ये हमारा ठीक है। ठीक है, अब आगे काम बढ़ा। जब काम बढ़ा आगे, तो लोगों ने देखा कि जो आरएनए है, वो आरएनए वर्ल्ड जिसको बोलते हैं ना, आरएनए वर्ल्ड, तो आरएनए वर्ल्ड तो कमाल का था। क्या था भाई यहाँ पर? आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है भाई, क्या शक है, अच्छा है। फिर आरएनए ही एंजाइम भी है। लोग एकदम हिल गए, बाबा ऐसा कैसे होगा? बोला कि एग्जाम्पल देख लो, आज भी बैक्टीरिया मिलता है, राइबोजाइम। राइबोसोम क्या है? कैटालाइटिक स्प्लाइसिंग एंजाइम, स्प्लाइसिंग एंजाइम। और ऑटो स्प्लाइसिंग हमको पूरा लिखना चाहिए, ऑटो स्प्लाइसिंग एंजाइम, राइबोसोम। तो आरएनए ही सारा काम कर रहा था, जीवन की जो भी प्रक्रियाएं थी वो सभी आरएनए ही कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एकदम साइंटिस्ट के दिमाग में बैठ गया कि भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो मतलब सीक्वेंसिंग है वो यहाँ पर हमको मिल गई है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ में अगला पॉइंट आता है, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल में लोगों ने कहा कि समुद्र में बना, समुद्र में मिला बना। तो चुनौती क्या थी किसी भी सेल के लिए, और सेल क्यों चाहिए था? क्योंकि यह एक ओपन सिस्टम था, इसको समुद्र में अपने आप को घेरने के लिए एक बाउंड्री चाहिए था। मतलब इसको सबसे पहले था एक मेम्ब्रेन हो जिसके अंदर में हम अपना जीवन चला, और बाहर क्या है? गर्म समुद्र पानी। ठीक है,